जहां आपको लिए चलता हूं आज की अहम खबरों की ओर। चार धाम यात्रा में पंजीकरण और धामों में यात्रियों की सीमित संख्या के फैसले से होटल एसोसिएशन और टैक्सी एसोसिएशन काफी नाराज चल रही है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तरकाशी के बड़कोट में होटल एसोसिएशन के लोगों ने राज्य सरकार का पुतला भी दहन किया है। यात्रा से जुड़े व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि यात्रा शुरू होने से पहले मांग नहीं मानी तो चक्का जाम किया जाएगा और होटल में ताला जेड़ भी दिया जाएगा। होटल एसोसिएशन की मांग है कि चारों धाम में पहुंचने वाले लोगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था खत्म हो और चारों धाम में पहुंचने वाले यात्रियों की सीमित जो संख्या है उसे बाध्य नहीं किया जाए, वो जो बाध्य है उसे खत्म किया जाए। हम सरकार से ये मांग रहे थे कि हमें जो चार धाम में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु हैं उन्हें आप ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करें। और दूसरी मांग थी हमारी, जो आपने चारों धामों में सीमित संख्या रखी है उसका तो प्रश्न ही नहीं बनता है। क्यों, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा कि चार धाम में, यमुनोत्री धाम में 25,000 प्लस एक रात की रुकने की व्यवस्था है यात्रियों की, और वैसे ही गंगोत्री धाम में 30,000 की व्यवस्था है, वैसे ही केदार में ज्यादा है और बद्रीनाथ में कम से कम 45 की व्यवस्था है एक रात की। और आपने यमुनोत्री धाम में मात्र 5,500 की एक दिन की यात्रियों की संख्या रखी है, और गंगोत्री में 9,000, और केदारनाथ में 15,000 और बद्रीनाथ में 18,000। इसका हम घोर विरोध करते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आगे आंदोलन जारी रखेंगे। और ये बताना चाहूंगा मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी, चारों धामों में आज हाहाकार मचा है, तो हम 22 तारीख को जैसे चार धाम के कपाट खुलते हैं तो हम दरवाजा बंद कर देंगे। आप व्यवस्था कर लेना यात्रियों की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद नौटियाल जी। अरविंद जी, मुझे एक बात बताइए, ये तो मांग है ही है, और क्या मांगे हैं इनकी? हेलो हेलो अरविंद जी। जी 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 अरविंद जी, मैं कह रहा था कि ये जो तो जितनी मांगे हैं कि भाई सीमित संख्या हो, और ये जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये तो है, और भी कोई मांग है क्या? जी जिस तरह से आज मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा टिहरी में है और आज रात्रि विश्राम टिहरी झील के किनारे होम स्टे बने हुए हैं। आज उन होम स्टे में रात्रि विश्राम करेंगे और आज दिन में सुबह 10 बजे यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचकर टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की और गांव के लोगों की। जी, आपको जैसे हमने बताया कि चार धाम यात्रा में पंजीकरण और धामों में यात्रियों की सीमित संख्या के फैसले से होटल एसोसिएशन और टैक्सी एसोसिएशन काफी नाराज चल रहा है। उत्तरकाशी के बड़कोट में होटल एसोसिएशन ने लोगों ने राज्य सरकार का पुतला भी दहन किया है। यात्रा से जुड़े व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि यात्रा शुरू होने से पहले मांग नहीं मानी तो चक्का जाम किया जाएगा और होटलों में ताला भी चढ़ दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि होटल एसोसिएशन की मांग है कि चारों धामों में पहुंचने वाले लोगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था खत्म हो और चारों धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता भी खत्म हो। और हमारे अरविंद नौटियाल जी, जिनसे हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो हैं वो जुड़ रहे हैं सुनील जी। सुनील हमारे संवाददाता हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। सुनील जी, सुनील थपियाल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आदित्य। जी जी सुनील जी, मुझे एक बात बताइए कि ये तो है, ये तो जो सीमित संख्या की मांग है, और क्या मांग है जो ये कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात है, और क्या मांग है? जी मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड चार धाम जो है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये हमारा उत्तराखंड का एक आर्थिकी का सबसे बड़ा साधन भी है। और काफी रोजगार, जब चार धाम की यात्रा शुरू होती है, देश विदेश के जब आम श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं दर्शन के लिए, तो काफी लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा होता है, चाहे होटलियर्स हो, चाहे ढाबे हो, या टैक्सी मैक्सी जो कैब है, ये
तीर्थ पुरोहित, इनका सबका रोजगार जो है चार धाम की यात्रा से जो है जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से जो है सरकारी फरमान आया है कि हर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में जो है यात्रियों के दर्शन के लिए जो है पर डे जो है संख्याएं सीमित कर दी गई है। 5500 जो है यहाँ यमुनोत्री धाम रखी गई है। तो जबकि जो होटलियर्स हैं, जो यहाँ पर जो और रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना यह है कि 20 से 25 हजार तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम में जो है दर्शन कर सकते हैं। उनके लिए पूरी यहाँ पर व्यवस्था है, होटल की व्यवस्था यहाँ पर है, गाड़ी और टैक्सी मैक्सी पूरी व्यवस्था है उनके लिए है। उसके बावजूद भी सरकार जो है जबरदस्ती जो है सीमित संख्या जो है यात्रियों के कर रही है। ऑनलाइन पंजीकरण का जो है वो बाध्यता कर दी है कि ऑनलाइन पंजीकरण के बिना जो है श्रद्धालु यहाँ गंगोत्री चार धाम नहीं आ पाएंगे। तो ये नाराजगी जो है तीर्थ पुरोहितों के अलावा जितने होटल एसोसिएशन के लोग हैं, टैक्सी मैक्सी कैब के जो उससे जुड़े हुए लोग हैं या बस से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी नाराजगी है कि सरकार इन बाध्यता को हटाए और यहाँ जो है श्रद्धालुओं को आने दे। जैसे कि सुनील जी, आपको बीच में एक प्रश्न यहाँ बनता है कि यहाँ पे नाराजगी तो कुछ यूं है कि ये कह रहे हैं कि होटल में ताला भी जड़ देंगे, तो सरकार इस नाराजगी को कैसे दूर करने जा रही है? अब क्या सोची है सरकार की, क्या योजना है? जी बिल्कुल, चार धाम की जब बैठकें जब सरकार ने ली है, मुख्यमंत्री खुद जो है और जो पर्यटन मंत्री है, इन्होंने चार धाम से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठक करी थी। वहां पर भी इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि ये जो रजिस्ट्रेशन का जो बाध्यता है इसको खत्म किया जाए। और जो सीमित संख्या जो आप लोग कर रहे हैं कि एक दिन में सिर्फ 5500 लोग ही जो है यमुनोत्री धाम के दर्शन कर पाएंगे, ये बाध्यता खत्म की जाए। तो उनकी बात पर गौर नहीं किया गया। भले ही जो हमारा दूसरा पहलू जो हमारी बात हुई थी ये अपना पर्यटन से जुड़े हुए अधिकारियों से, उनका कहना यह था कि जो सीमित संख्या है हम लोग सरकार द्वारा तय की गई है चारों धामों में, उसके पीछे मंशा ये है कि 12 महीने जो है देश विदेश के आम श्रद्धालु जो है उत्तराखंड के इन चार धामों में दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन ये चीज जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं और होटल एसोसिएशन वालों का स्पष्ट कहना है कि ये बाध्यता खत्म की जाए। और जिस तरह से जो है वैष्णो देवी में है या अन्य जो धाम है वहां पर कोई बाध्यता नहीं है श्रद्धालुओं की कि एक दिन में इतने श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। तो ये बाध्यता खत्म की जाए, ये नाराजगी इनकी चल रही है। और अगर सरकार नहीं मानते तो ये स्पष्ट कहना है कि हम होटलों में ताले लगा देंगे, जो श्रद्धालु आएंगे अपने चक्का जाम कर देंगे, जो टैक्सी मैक्सी और बस वाले या चक्का जाम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है और इसको लेकर के अब सरकार जो है चिंतित भी हो गई है। जी आखिरी सवाल सुनिए जी, जो बनता है कि इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार को अभी तक पता चल गया है, वो सुन रही है, सरकार का क्या जो दूसरा स्टेप है? जी बिल्कुल, सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है उत्तराखंड के इन होटल चार धाम से जुड़े हुए लोग जो है रोजगार जिनका चार धाम से जुड़ा हुआ है कि हम सरकार का ये कहना था कि 12 महीने जो है उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए। लेकिन अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उग्र आंदोलन की तैयारी जो है ये एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और जो टैक्सी मैक्सी कैब से जुड़े हुए लोग हैं ये उग्र आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी जो दी है। चलते हैं अब दूसरी खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के 2 दिन के दौरे पर हैं। बौराड़ी में हुए कार्यक्रम में उन्होंने टिहरी के लोगों के 5 अरब से ज्यादा विकास की योजनाओं की भी सौगात दी है। सीएम ने 1 अरब से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण भी किया है और 3 अरब से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास भी किया। हम आपको बता दें इस मौके पर उन्होंने बरौड़ी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय एथलीट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड के विकास के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। THDC हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। टिहरी में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय नेखरी को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस बनाने का भी सीएम धामी ने घोषणा किया है। जो वहाँ की तात्कालिक आवश्यकताएं हैं और इनके जो भविष्य के लिए होने वाले नीचे को काम है, एक मिनट सरकार से काम करें और जो यहाँ पर मौके पर ही जिनका निस्तारण हो सकता है, जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनका मौके पर ही निस्तारण करना। और जो उत्तराखंड राज्य का विकास है उसमें सभी को साथ लेकर, सभी के सुझाव लेकर, सभी के विचार लेकर आगे बढ़ना। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने छात्र और छात्राएं, हमारे भाई बहन, उनका समय जाया नहीं करना चाहते।
उनके जो भर्ती के कैलेंडर हैं या जो भर्ती के समय हैं वो उसी समय पर हों जिसके लिए वो निर्धारित हो। ऐसा ना हो कि 5 साल 7 साल भर्ती परीक्षाएं टलती रहें और हमारे इन भाई बहनों का समय चला जाए और उनको भर्ती में बैठने का ये अवसर मिले। इसलिए निश्चित रूप से जो लोग भी जो है छात्राओं को हमारे भाई बहनों को भरवाने का काम कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि वो छात्रों को सही दिशा देने का काम करें जिससे कि उनके भविष्य का निर्माण। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अरविंद नौटियाल जी। अरविंद जी, बड़ी बड़ी सौगात देते रहते हैं धामी, सरकार देते रहती है, पुष्कर सिंह धामी खुद भी देते रहते हैं। ये बड़ी बात कही है, आपको क्या लगता है ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? अरविंद जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आपको? जी हेलो जी अरविंद जी, पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है बड़ी बड़ी सौगात देते रहते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते रहते हैं और उस पर काफी शिलान्यास कर रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि एक उद्धृत अच्छा हो हमारा राज्य का। ये जो बड़े वादे हैं ये कब तक आपको लगता है मुमकिन हो पाएंगे? जी, जिस तरह से आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी टिहरी के 2 दिवसीय कार्यक्रम में है और आज रात्रि विश्राम टिहरी में रहेगा और टिहरी झील के किनारे एक तिवाड़ गांव है जहां पर कि 40 से अधिक होम स्टे बनाए गए हैं और उन्हीं होम स्टे में आज रात्रि विश्राम करेंगे। और जहां तक आज उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीण की समस्या भी सुनी और उनका समाधान किया। साथ ही यहाँ पर 550 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और उन्होंने जनता को यही संदेश दिया कि मैं सबसे पहले उत्तराखंड को इस स्तर पर पहुंचाना चाहता हूं कि वो भारत का पहला ऐसा राज्य बने जो और सब जगह इसका नाम रोशन हो। साथ ही जो नकल अध्यादेश है वो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले नियम बनाने वाला है और 1 दर्जन से अधिक घोषणाएं उन्होंने यहाँ पे की। अब देखना है कि शासन स्तर पर ये योजनाएं कब तक धरातल पर उतरती है। जी, और लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी जो वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं, ये बड़े वादा है कि भाई कह रहे हैं कि IIT बना देंगे, तो लोग इसको कैसे ले रहे हैं? लोगों का क्या कहना है? और महत्वपूर्ण रूप से मैं पूछना चाहता हूं कि छात्र इसको कैसे रह रहे हैं, छात्राओं का क्या सोच है इस पर? जी, जिस तरह से जो युवा छात्र हैं जो अभी इंटर पास हुए हैं, अब नौकरी की तलाश में हैं, उनका यही कहना है कि सरकारें आती और जाती हैं लेकिन ऐसी घोषणाएं हमेशा होती हैं, लेकिन गरीब जो बच्चे हैं उनके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है क्योंकि जिस तरह से नकल अध्यादेश बनाया गया है उसमें कहीं भी इस तरह का देखा नहीं गया है कि गरीब के बच्चों को कहीं इससे कहीं लाभ मिलेगा क्योंकि ये तो सीधे सीधे जो बड़ी मछलियां हैं जो नकल करवाती हैं उनको कहीं भी इनसे कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह से ये बातें की गई है उनका यही कहना है कि सरकार को गांव-गांव तक पहुंचना पड़ेगा, एक-एक व्यक्ति की समस्याओं को सुनना पड़ेगा जिससे कि गांव का जब विकास होगा तो तभी देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले गांव से ही विकास की लाइन खींचनी पड़ेगी। जी अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी कि गांव का जब विकास होगा तभी किसी देश का विकास होगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला नेतृत्व दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से अधिक MOU हुए हैं। इसमें 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड, पूर्वांचल सहित चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फतेहपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच जैसे आकांक्षी जनपदों में
निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। नए भारत का ग्रोथ इंजन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलकित आर समेत सभी आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि इस बात की जानकारी उत्तराखंड के ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों की मर्जी के बिना नार्को टेस्ट की मांग के लिए न्यायालय में कई उदाहरण पेश किए जाएंगे। हाईकोर्ट 5 मई की याचिका पर सुनवाई करेगा। उस मैटर में इधर लोअर कोर्ट ने तो परमिशन दे दिया था एक को नार्को करने का, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किए है। उसको अपील में हम रिप्लाई 2 दिन पहले दायर कर लिया है कि रिक्वेस्टिंग की हम इनको नार्को करना चाहिए। सर ग्राउंड क्या रहेगा, किस तरह की ग्राउंड आप चाहते हैं? कि ग्राउंड एक हमारी जो कई सुप्रीम कोर्ट का एर्लियर जजमेंट्स है, अब उसे कोर्ट करा है कि वो इस पे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम इनको नार्को करना है ताकि पूरा सच्चाई सामने आ जाए। कितनी मदद हो पाएगी सर इस नार्को से आपको इस केस में? इसमें कई 1-2 सवाल है, वो उन्होंने हमको लगता है झूठ बोल रहा था, वो उसको पर्दाफाश हो जाएगा। और पार्किंग की समस्या से तो हम अवश्य जूझते हैं, लेकिन हल्द्वानी शहर में बढ़ती पार्किंग की समस्या को देखते हुए जिला विकास प्राधिकरण सख्त हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि शहर में कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिन्होंने नक्शे में तो पार्किंग दिखाया है, लेकिन धरातल पर पार्किंग की जगह दुकान बनी हुई। ऐसे भी कॉम्प्लेक्सों की चिन्हित कर नोटिस दे दिया गया है। प्रशासन ने सभी व्यावसायिक निर्माण कर रहे लोगों से अपील की है कि वो बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान ना बनाएं और लोगों को पार्किंग की सुविधा दें, क्योंकि शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से जाम की समस्या बढ़ रही है। उनका कहना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स ने पार्किंग नहीं बनाई तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी ली जाएगी। जो बड़े बड़े शोरूम थे जिन्होंने पार्किंग अपनी ख़त्म कर ली है, या जो उनका बेसमेंट और पार्किंग था उसको वो अन्य व्यावसायिक चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, उनको प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाह रही हूँ कि जो भी कमर्शियल जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो भी पार्किंग के लिए उन्होंने दर्शाया है उसे वो ख़त्म मत करें, क्योंकि उसमें कड़ी कार्रवाई प्राधिकरण की तरफ से की जाएगी। और शहर में एक यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य भी है। और गोहरी माफी में बाढ़ सुरक्षा के लिए बनाए गए पुस्ते में करोड़ों रुपए घोटाला करने के मामला सामने आया है। गांव के पूर्व प्रधान ने सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों पर घोटाला करने का आरोप भी लगाया है। प्रेस वार्ता कहते हुए गांव के पूर्व प्रधान संजय पोखरियाल ने आरोप लगाया है कि गोहरी माफी ने सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ योजना के दौरान बनाए जा रहे करोड़ों रुपए के पुस्ते में बड़े लेवर पर भारी घोटाला किया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह जल्द ही CM से मिलेंगे और फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मैं गौरी माफी बाढ़ सुरक्षा की जो योजना है, इसमें मैं 2012-13 से लेकर आज तक मैं इसकी गुणवत्ता के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और इस बार भी 2022 में जो काम हुआ, जब मैंने देखा कि इसमें गुणवत्ता बहुत ही खराब है, पुराने पुस्तों के ऊपर ही नए पुस्ते डाल दिए गए हैं और जो मटेरियल जो है वो इतना खराब क्वालिटी का है कि सोंग नदी से ही वो पत्थर मटेरियल लगाया गया, उसमें बिल्कुल खराब क्वालिटी का काम है। तो मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मैं हैरान हूं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से उन्हीं लोगों को शिकायत की जांच के आदेश दे दिए गए जिन पे मेरे द्वारा आरोप लगाए गए थे, और आरोपी ही अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच करने लगे और उन आरोपियों ने ही अपने ऊपर लगे आरोपों पर अपने आप को क्लीन चिट दे दी।
माफी में यहाँ पर जो इतना भ्रष्टाचार हो रखा है कि जो पूर्व में जीएफसीसी भारत सरकार का पैसा था उसको भी योजना नाप दी गई है नई योजना में, और जो यहाँ पर प्री मानसून का पैसा आया वो भी जो है नई योजना में नाप दिया गया है। जो यहाँ पर जो है दैविक आपदा का पैसा आया वो भी, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए इसमें जो है, और 2-3 लोगों की जो है कमेटियां इसमें गठित करके और प्रशासन और इसमें शासन संज्ञान लें। और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है एक प्रतिनिधिमंडल के साथ में टाइम लेके मिलूंगा, और इसमें अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल देहरादून, आदिशासी अभियंता सिंचाई खंड देहरादून और एसडीओ सिंचाई खंड जो है ऋषिकेश, ये इसमें जो है इनके द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया है। और भ्रष्टाचार जो है जब शिकायतें यहाँ से की, ये अपनी शिकायत आपने भी जो इसकी जांच कर रहे हैं। और टिहरी नगर पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित कराई गई है जिसमें विधायक किशोर उपाध्याय शामिल हुए हैं। बैठक के बाद नगर पालिका की अध्यक्ष सीमा ने कहा कि नगर पालिका पर बड़ा संकट आने वाला है। उत्तराखंड की पहली नगर पालिका है जो बिना भूमि के चल रही है। अभी तक नगर की संपत्तियों पर पालिका को अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे पालिका के काम करने में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सर्वप्रथम आज हमारे माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी हमारी बोर्ड मीटिंग में आए थे। काफ़ी समय से हमारी चर्चा चल रही थी क्योंकि ये जो शहर है इसको 20 साल हो गए, अभी तक इसके पास अपनी भूमि नहीं है और बिना भूमि का कोई नगर पालिका, ये आप पत्रकार बंधु भी समझ सकते हैं, नहीं चल सकता है। हमारे आय का कोई साधन नहीं है टिहरी में। और जो नया बन भी रहा है वो कभी टाटा ले जा रहा है, कभी कोई ले जा रहा है इसका, और हमारी इनकम हमेशा कम होती जा रही है। अभी तो ये सब चल रहा है लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत संकट होगा। तो इसलिए हमने माननीय विधायक जी को बुलाया था कि नगर पालिका की जो भी आर्थिक मदद हो सकती है, किस तरह से हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, किस तरह हम इनकम बढ़ा सकते हैं अपनी, ताकि मैं चाहती हूँ टिहरी एक दिन ऐसा नगर पालिका जिस तरह से हमारा मसूरी है, नैनीताल है, जो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी खुद दे सके। तो इसी तरह से आज मैंने उनको बुलाया था। अब उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं सब माननीय विधायक जी का। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से हमें समय दिया है और आज काफ़ी मुद्दे हैं, ये सभी चीज़ें हम रखेंगे। किस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत करें, जो हमारे शहर की सफाई व्यवस्था है और जो लाइटिंग वगैरह, सफाई की सामग्री वगैरह ये खत्म हो चुकी है, इसको भी रिटेंडरिंग कराने की, और कई मुद्दे हैं जो आज रखी जाएगी। मेडिकल कॉलेज का और उसका विषय है, अस्पताल का विषय है, और उसके अलावा मैंने ये कहा है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बैठक करेंगे। जैसे सबसे बड़ी बात है कि किस चीज़ की नगर पालिका हो, अगर उसके पास उसकी परिसंपत्तियाँ ही नहीं हैं, ज़मीन नहीं है, तो इस पर एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। और सबको मैं होली की भी बधाई दे रहा हूँ, और हो सकता है कि एक नया काले रंग को छोड़ करके बाकी एक सारे रंगों से जो है वो नगर पालिका ही नहीं बल्कि पूरा हमारा टिहरी जनपद, पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र जो है बार को उसकी हम यहाँ से शुरुआत करें। और कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दुग्ध व्यवसाय से राज्य की आर्थिकी को मजबूत बना रही धामी सरकार का लक्ष्य है रजत जयंती वर्ष तक दुग्ध विकास में प्रदेश हो अव्वल और नया कीर्तिमान स्थापित कर स्वयं समूह हो आत्मनिर्भर और सशक्त। व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर आज ग्रामीणों को दुग्ध समिति से जोड़ा जा रहा है। दुग्ध व्यवसाय को उद्योग की तर्ज पर राज्य में विकसित कर दूरस्थ गांव तक रोजगार सृजन की दिशा में शानदार कामयाबी हासिल कर रही है प्रदेश सरकार। राज्य सरकार 2025 तक प्रदेश में उत्पादित दूध की खरीद और मार्केटिंग को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से रोजाना लगभग 1.85 लाख लीटर दूध की खरीद कर रही है। अब इसी दिशा में पहाड़ों के लिए दुग्ध परिवहन अनुदान स्वीकृत किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को दुग्ध विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आंचल एटीएम, आंचल डेयरी, मोबाइल एटीएम में प्रगति लाने और दुग्ध उत्पादन के साथ साथ महिलाओं को दुग्ध उत्पादन में अधिक से अधिक जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जब से ये डेयरी यहाँ पर खुली है तब से हमारे गाँव की जो महिलाएं हैं उन्हें यहाँ पर अच्छा रोजगार मिला है। पहले महिलाएं नीचे रोड पे जाती थी सर, 2-3 किलोमीटर दूर जाती थी दूध लेके, लेकिन जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से
उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। डेयरी विकास विभाग द्वारा नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी में 4 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, जबकि हरिद्वार में 3 रुपए प्रति लीटर और पौड़ी व देहरादून में 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा किया गया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी उत्तराखंड दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना आज दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए सीमांत किसान महिलाओं की आर्थिकी को दे रही है मजबूत आधार। रुके पलायन, बढ़े रोजगार, दुग्ध क्रांति करेगी स्वप्न साकार। और बरसात के मौसम में हरिद्वार में गंगा के किनारे रहे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराते जा रहा है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में अचानक बाढ़ आने की मॉक ड्रिल की गई। तुरंत जिले की सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव काम जारी किया है। मॉक ड्रिल के दौरान गंगा किनारे राहत बचाव शिविर भी लगाए गए। और हेमंतवती नंदन केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता हाथ लगी। जी आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार चींटी का 5 करोड़ 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म खोज निकाला है। वैज्ञानिकों को यह जीवाश्म राजस्थान के बीकानेर की भूमि खदानों से मिला है। लार्वा के रूप में मिले इस जीवाश्म का साइज 2 mm है, जो फ्रेश वाटर में खोजा गया पहला जीवाश्म बताया जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र राणा का कहना है कि ये लार्वा इल्मीडी फैमिली का है। उन्होंने बताया है कि इस लार्वा का अध्ययन किया जा रहा है। इस जीवाश्म के जरिए चींटी के क्रमिक विकास चक्र को समझने की आसानी उन्हें होगी। उन्होंने कहा है कि लंबाई की पुष्टि के लिए लार्वा में और चींटियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पैरों की बनावट में अंतर देखा जा सकता है। लार्वा के अध्ययन के लिए रूसी वैज्ञानिकों की मदद भी ली गई है। इसकी एज और के बेस पे, फॉसिल के बेस पे, वैसे जो इसको अर्ली ईओसीन कहते हैं, जो कि 52 से लेके 53 मिलियन ईयर्स के अराउंड है। जो लार्वा जो है ये फ्रेश वाटर में इतने छोटी चीज भी प्रिजर्व होते हैं अर्थ में, जो छोटी से छोटी चीजें भी प्रिजर्व होती हैं। इसका जो है साइज जो हमें अराउंड 2 mm का है। और ये जो रिसेंट जो है इल्मिडी के जो थे कॉलेप्टेरा है, उसके से बहुत क्लोज। और वहीं उत्तराखंड में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि रचिता जिवाल को अल्मोड़ा के एसएसपी बनाया गया है। अमित श्रीवास्तव को एडीजी राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। प्रदीप कुमार राय को 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार का कमांडेंट बनाया गया है। वहीं हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में ऑल इंडिया इंडिकेशन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। चैंपियनशिप का आयोजन 3 दिवस चलेगा। 3 दिन चलेगा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशांक, खेल मंत्री रेखा आर्य और पतंजलि योगापीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने भी शिरकत की। इस चैंपियनशिप में ओएनजीसी, इंटरनल रेलवे और आर्मी ग्रीन जैसी राष्ट्रीय स्तर के 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इन 3 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जीतने वाले टीमों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस दौरान सांसद निशांक ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीरों और प्रकृति के भूमि के साथ साथ खेल के भूमि बनने के भी दिशा में है। वहीं खेल मंत्री रेखा का कहना है कि खेलों की दिशा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसलिए यहां 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी भी सरकार द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। देहरादून की बात करते हैं। देहरादून की दिव्यांग व्हीलचेयर खिलाड़ी होप टेस्ला डेविड ने महज 12 साल की उम्र में दुबई में हुई मैराथन में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। होप टेस्ला डेविड ने 4 किलोमीटर की व्हीलचेयर रेस को महज
35 मिनट में पूरा कर लिया है। वहीं गुरुग्राम में हुई 3 किलोमीटर में 2 रेसों में महज 25 मिनट में पूरा करके नया रिकॉर्ड कायम भी कर लिया है। लेकिन अभी तक इस दिव्यांग खिलाड़ी को सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिला है। होम टेस्ला डेविड की माता का कहना है कि ऐसे होनहार दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को मदद जरूर करनी चाहिए, ताकि वो भविष्य में खेल प्रतिभा स्पर्धाओं में देश का मान बढ़ा सकें। न्यूयॉर्क, चीन, जापान समेत तमाम देशों के दिव्यांग खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें देहरादून की इस बेटी ने रिकॉर्ड कायम किया है। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें सुन सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.samaylive.com। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।